नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आपको बताएंगे काशी में क्या है पीएम मोदी का टारगेट 36। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। साथ ही पश्चिम के साथ यूपी के लिए गडकरी का क्या है रोड मैप। बात अयोध्या के विवाद की भी होगी, लेकिन बात सबसे पहले पीएम के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन में दूसरी बार काशी और 1 महीने में करीब 5वीं बार पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे। जहां पिछली बार पीएम ने काशी से धर्म का संदेश दिया था, तो इस बार विकास की बात की। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात भी थी। दस दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस का दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। 10 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। 13 दिसंबर को धर्म से काशी की दूरी को साधने के बाद पीएम मोदी विकास की सौगात लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने करीब 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को दी। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 1225 करोड़ 51 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन घरौनी वितरित की। 475 करोड़ की बनास काशी संकुल परियोजना की नींव रखी। 1,70,000 दुग्ध उत्पादकों को 35 करोड़ 20 लाख रुपए बोनस का डिजिटल ट्रांसफर किया। तमाम सौगातों के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। बीजेपी धर्म और विकास के रास्ते 22 के महासमर को साधने की रणनीति पर चल रही है। काशी पूर्वांचल का केंद्र है, लिहाजा पूरब में धर्म और विकास का संदेश दूर तक पहुंचाना है, तो काशी को दिव्य और भव्य रूप से चमकाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रणनीति के तहत काशी को 22 में विकास का केंद्र बनाकर चल रहे हैं, जिससे पूर्वांचल में बड़े वोटर तबके तक बीजेपी के संदेश को आसानी से पहुंचाया जा सके। विजन और मकसद साफ है। देखा जाए तो ये परियोजनाएं आने वाले समय में बनारस की तस्वीर बदलने वाली हैं। वहीं सियासी जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इन परियोजनाओं और उपलब्धियों के सहारे आगामी चुनाव में पूर्वांचल में एक बार फिर से भाजपा का विजय पताका फहराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वहीं पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं की सौगात को लेकर पीएम का आभार जताया। सीएम योगी ने डेयरी प्रोजेक्ट को काशी के विकास की एक नई सौगात बताया।
प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को वह पहचान दिलाई है, उत्तर प्रदेश को वह पहचान दिलाई है, पूरे देश को उस पहचान को दिलाने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने काशी वासियों को कई बड़ी सौगात दी है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। इस पर लोगों की क्या राय है, वाराणसी के वोटर क्या सोचते हैं, संवाददाता अविनाश सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। बनारस को आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें सबसे प्रमुख है अमूल का दूध प्लांट, जो कि जल्द ही यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहले की सरकारों पर जमकर बरसे भी। उन्होंने पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारें यूपी का विकास नहीं चाहती थी। हालांकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग हैं मेरे साथ। आज प्रधानमंत्री को सुना आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी सौगात मिली है। किस तरीके से देखते हैं आप लोगों को इन परियोजनाओं को? यहाँ ये जो सौगात मिली है, जौनपुर बनारस का बॉर्डर है, और यहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज में हरित क्रांति आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी। देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ। इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बनारस में कभी इतना विकास हो सकता है। आज हर जगह, आज जहाँ तक आप नज़र घुमाएंगे विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। अब आप जान लीजिए कि आज ये अमूल के कारण यहाँ के किसानों को इतना फ़ायदा होगा कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी। देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको इस प्लांट के साथ सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, और यही वजह रही कि आज तकरीबन 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो धनराशि थी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर किया है दुग्ध उत्पादकों के खाते में। हालांकि देखा जाए तो इस प्लांट के अलावा विकास की तकरीबन 27 ऐसी परियोजनाएं थी आज, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो लगातार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी 10 दिन में दूसरी बार काशी पहुंचे। ऐसे में जिस टारगेट 36 पर पीएम की नजर है वो क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। वाराणसी से सटे 5 जिलों में 36 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं 2017 में बीजेपी ने 22 सीटें जीतकर सत्ता पाई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 2007 में बीएसपी को 36 में से 20 सीटें मिली थीं। 5 जिलों की 36 सीटों पर काशी से सीधा संदेश जाता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूरब में पीएम मोदी ने सौगात दी तो पश्चिम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बीजेपी पूरब से पश्चिम तक यूपी को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पैंतालीस मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात दी। गाजियाबाद के डासना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आईटीएस ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंट्रल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी परिवहन मंत्री के साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश को विकास के मानचित्र पर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने का जो रास्ता मिला है, वह निश्चित तौर से अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती, केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं होती और यूपी में भी हमारी सरकार नहीं होती, तो यह काम अधूरा रह जाता। इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि 2022 में हम लोग फिर यूपी में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार में आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के लिए कई नई घोषणाएं भी की हैं। दिल्ली से लखनऊ, गाजियाबाद से कानपुर, कानपुर से लखनऊ नया एक्सप्रेसवे बनेगा। अगले 10 दिन में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा। पेरिफेरल रोड के पास जमीन अधिग्रहण होगी। पेरिफेरल के पास स्मार्ट सिटी डेवलप की जाएगी। स्मार्ट सिटी से दिल्ली गाजियाबाद का कंजेशन कम होगा। अगले 5 साल में यूपी में अमेरिकन स्टैंडर्ड रोड होंगे। गडकरी पहले भी कह चुके हैं कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे में यूपी के लिए गडकरी के पिटारे में कई रोड मैप हैं। जैसे दिल्ली से हमने सब जगह जोड़ा है,
तो केशव जी, आपके उत्तर प्रदेश की हमारी जो राजधानी है लखनऊ, तो दिल्ली से लखनऊ भी जोड़ने का हमने प्लान किया है। और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है, यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहाँ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। पूरब में पीएम मोदी तो पश्चिम में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने विकास का रोडमैप यूपी के लिए बिछाया है। इस रोडमैप के जरिए यूपी के विकास का संदेश देना बीजेपी सरकार का मकसद है। बीजेपी पूरब से पश्चिम तक कई विकास परियोजनाओं की सौगात यूपी को अब तक दे चुकी है। ऐसे में इस विकास को जनता किस तरह से लेती है, ये 22 का महासमर बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जिस दिल्ली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी को मिली है, उस पर सुरक्षा की मॉनिटरिंग कैसे होगी? देश में पहली बार लगे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रैफिक मॉनिटरिंग को लेकर कंट्रोल रूम से हिमांशु शर्मा से समझिए ये कैसे काम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज गाजियाबाद के डासना पहुंचकर ITS TMC का उद्घाटन किया और उसी के रूम के अंदर इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए NHAI के सीनियर मुदित गर्ग जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार जो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई है इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, खासतौर पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये किस तरह से कारगर रहेगी। मुदित जी, जानना चाहूँगा जो कैमरे इस पर लगाए गए हैं और किस तरह से ये पूरा वर्क करेगी। देखिए, इस ईस्टर्न पेरिफेरल को हमने 150 से अधिक कैमरों के कवर किया हुआ है और आप देखें ये पूरा ग्रीन लाइन दिखा हुआ है। ग्रीन लाइन का मतलब है मेरा 100% एरिया कवर्ड है। यदि मेरा कहीं स्क्रीन पर चलना चाहिए। हाँ जी, तो जैसे ये कैमरे पे आप देखेंगे पूरा आपको अलाइनमेंट मेरा कुंडली से लेके पलवल तक ग्रीन नज़र आ रहा है। यदि मेरा कहीं OFC कटता है यदि कैमरा में, तो तुरंत मेरे पास मैसेज आ जाएगा OFC कट गया है और वहाँ आप रिपेयर कर लीजिए, और ये लाइन जो है पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगी उतने पोर्शन की। सेकेंडली हमारा पूरा इस पर व्हीकल पे सारा कंट्रोल रहता है, कौन व्हीकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वो रॉन्ग साइड तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो गलत जगह तो नहीं खड़ा हुआ है, एक्सीडेंट तो नहीं किया है। यदि कोई एक्सीडेंट है तो वही हमारे पास उसका इंसिडेंट आ जाएगा और उस इंसिडेंट के माध्यम से हम अपनी टीम को, पेट्रोलिंग टीम को तुरंत उसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे और उसको विदिन 30 मिनट्स के अंदर उसको हम फर्स्ट हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी ने यूपी के तमाम मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी, साथ ही पार्टी की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि कुछ पार्टियां सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही हैं, जिसको लेकर बीएसपी लोगों को जागरूक करेगी। मायावती ने दावा किया कि प्रदेश में 2007 की तरह एक बार फिर बीएसपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता अब इनके किसी भी प्रलोभन व हथकंडे आदि के बहकावे में आसानी से आने वाली नहीं है, बल्कि इस बार बीएसपी ही जरूर सत्ता में आने वाली है। और इसका मुझे अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं व छोटे बड़े पदाधिकारियों आदि पर पूरा भरोसा भी है। यूपी की जनता ने आज़ादी के बाद यहाँ शुरू में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी व बाद में सपा, बीजेपी एवं बीएसपी आदि का भी शासनकाल देखा है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता अपनी पूरी ईमानदारी से ये बताए
कि इन सभी पार्टियों के शासनकाल में से किस पार्टी का हर मामले में व हर स्तर पर बेहतरीन शासनकाल रहा है। दबी जुबान में विरोधी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बेहतरीन शासनकाल रहा है। अयोध्या का मसला एक बार फिर चुनावी सियासत का हिस्सा बनता जा रहा है। राम की नगरी में कथित जमीन विवाद को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। जमीन विवाद को लेकर उठे सवालों के बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। एक हफ्ते में मसले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अयोध्या में जमीन खरीदारों में स्थानीय विधायक, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार, स्थानीय राजस्व अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन के लेन देन में शामिल थे। मंदिर के आसपास की जमीन सस्ते दामों में खरीदकर महंगे में बेची गई। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। जो भी अयोध्या के अंदर अवैध तरीके से जो चीजों की न्यूज में आया, उसको लेते हुए मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक अपर मुख्य सचिव के तहत एक कमेटी गठित करते हुए और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी है। और मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होएगा अयोध्या के जमीन के ऊपर तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 के महासौर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।